हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको राज्य सचिवालय एवं मुख्य सचिव का पद और राज्य का महाधिवक्ता का पद, इन दोनों के बारे में मैंने विस्तार से पिछले वीडियो में आपको समझाया था। इस वीडियो में हम एक अलग टॉपिक लेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है राज्य उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय का टॉपिक लेंगे। भारत में जो न्यायपालिका होती है, संघीय न्यायपालिका जिसको हम कहते हैं, भारत की न्यायपालिका, केंद्र की न्यायपालिका या संघीय न्यायपालिका। शासन के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। राज्य और केंद्र दोनों की कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका अलग अलग होती है, जबकि भारत की न्यायपालिका एकीकृत न्यायपालिका है, इकहरी न्यायपालिका है। इसके सर्वोच्च पर सर्वोच्च न्यायालय होता है। सर्वोच्च न्यायालय से नीचे राज्य स्तर या प्रत्येक राज्य के स्तर पर एक उच्च न्यायालय होता है। सर्वोच्च न्यायालय का जो टॉपिक है वो हमने संघ के शासन या केंद्र के शासन के साथ पढ़ा था। अब हम लेंगे उच्च न्यायालय का टॉपिक। और उच्च न्यायालय का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 214 में किया गया है। राज्य उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान अनुच्छेद 214 में किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 214 क्या प्रावधान करता है, ये देखिए आप। संविधान का अनुच्छेद 214 ये प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। यद्यपि संसद एक से अधिक राज्यों के लिए भी एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। ये प्रावधान भी अलग से किया गया है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय तो होगा ही होगा, परंतु संसद चाहे तो एक से अधिक राज्यों के लिए भी एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। जैसे हरियाणा व पंजाब दोनों राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय असोम के अधीन 4 राज्य आते हैं, पूर्वोत्तर के उन 4 राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय है। तो इस तरह से एक से अधिक राज्यों के लिए भी एक उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। ये प्रावधान अनुच्छेद 231 में किया गया। अनुच्छेद 214 में तो प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन अनुच्छेद 231 में प्रावधान किया गया है कि संसद एक से अधिक राज्यों के लिए भी एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालयों के गठन का प्रावधान किया गया है या नए उच्च न्यायालयों की स्थापना या गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालयों के गठन का प्रावधान तथा उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या का प्रावधान किया गया है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी। और न्यायाधीशों की संख्या की बात करें तो ये प्रावधान संविधान में किया गया है कि एक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होगा तथा अन्य न्यायाधीश उतने होंगे जितने की राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना अनिवार्य समझे। अर्थात एक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होगा, लेकिन अन्य न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं होगी। राष्ट्रपति जितने चाहे न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी एक प्रावधान और है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण संसद करेगी। अर्थात एक उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे या किस उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे, इनकी संख्या का निर्धारण संसद करती है। और संसद जब संख्या का निर्धारण कर देती है तो फिर राष्ट्रपति आवश्यकता अनुसार कितने भी न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। उच्च न्यायालय में कितने भी न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। जैसे हम राजस्थान उच्च न्यायालय की बात करें, राजस्थान उच्च न्यायालय में जो संख्या निर्धारित की गई है न्यायाधीशों की कि यहाँ पर कितने न्यायाधीश हो सकते हैं राजस्थान उच्च न्यायालय में, तो राजस्थान उच्च न्यायालय की अगर हम बात करें तो राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम स्वीकृत संख्या 50 है। अधिकतम 50 न्यायाधीश हो सकते हैं। 50 तक राष्ट्रपति कितने भी न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 217 में किया गया है। और संविधान का अनुच्छेद 217 ये प्रावधान करता है कि राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य एवं अन्य दोनों न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति करेगा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं उस राज्य के राज्यपाल की सलाह लेगा। जबकि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल एवं उस राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेगा, ये प्रावधान किया गया है। हालांकि मैंने आपको सर्वोच्च न्यायालय में बताया था न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम बना हुआ है, कॉलेजियम व्यवस्था बनी हुई है। इस कॉलेजियम में सर्वोच्च न्यायालय के एक मुख्य न्यायाधीश एवं 4 अन्य न्यायाधीशों का कॉलेजियम होता है। एक संघ होता है, एक समिति होती है और ये निर्णय करती है कि किसको न्यायाधीश बनाया जाना चाहिए, और इसके निर्णय के आधार पर ही भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को सलाह देता है और राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति कर देता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली बात तो। दूसरी बात है कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, कदाचित पागल दिवालिया घोषित नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट योग्यता है वो ये है कि वह लगातार उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए जो योग्यता है वो यह है कि वह व्यक्ति लगातार 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो। अर्थात उच्च न्यायालय से नीचे जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, इन न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक कार्य कर चुका हो न्यायिक पद पर, न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर, अथवा लगातार 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो। अधीनस्थ न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, कहीं पर भी, किसी में भी या सब में मिलाकर लगातार 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो, अथवा राष्ट्रपति की दृष्टि में पारंगत एवं प्रतिष्ठित विधि वेत्ता या कानून का ज्ञाता होना चाहिए। इनमें से एक योग्यता होना अनिवार्य है। या तो 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो, या 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो, या राष्ट्रपति की दृष्टि में कोई पारंगत एवं प्रतिष्ठित विधि वेत्ता या कानून का ज्ञाता होना चाहिए। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा निश्चित नहीं है। जो भी व्यक्ति उपरोक्त योग्यता पूरी करता है उसे न्यायाधीश बनाया जा सकता है, कोई न्यूनतम आयु सीमा निश्चित नहीं है। कार्यकाल। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल का प्रावधान भी अनुच्छेद 217 में किया गया है, और अनुच्छेद 217 ये प्रावधान करता है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक होगा, जबकि अन्य न्यायाधीशों का कार्यकाल 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक होगा। त्यागपत्र। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश ये दोनों अपना त्यागपत्र सीधे राष्ट्रपति को देते हैं। मुख्य न्यायाधीश भी राष्ट्रपति को देगा, अन्य न्यायाधीश भी राष्ट्रपति को देंगे। शपथ। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल दिलाता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश दोनों को शपथ राज्यपाल ही दिलाता है। शपथ दोनों को राज्यपाल दिलाता है। शपथ का प्रावधान अनुच्छेद 219 में किया गया है। स्थानांतरण। इनका स्थानांतरण भी किया जा सकता है, इनका ट्रांसफर भी किया जा सकता है, और इनके स्थानांतरण का प्रावधान अनुच्छेद 222 में किया गया है। एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश का स्थानांतरण एक राज्य उच्च न्यायालय से दूसरे राज्य उच्च न्यायालय में किया जा सकता है, और ये भारत के मुख्य न्यायाधीश की या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इनको पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से उसी प्रकार हटाया जा सकता है जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया एक समान है, अर्थात इनको पद से सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। संसद के द्वारा पारित महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया जब शुरू होती है तो महाभियोग का प्रस्ताव संसद के 1/4 सदस्यों के द्वारा लाया जाता है। इसे किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, परंतु दोनों सदन अलग अलग बहुमत से पारित करते हैं, बहुमत या 2/3 बहुमत से पारित करते हैं। इसकी सूचना न्यायाधीश को 14 दिन पहले देना अनिवार्य होता है। फिर इसको पद से हटाने का प्रावधान है। उच्च न्यायालय की शक्तियां या क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालय की शक्तियां या क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालय किन शक्तियों का प्रयोग करता है? तो उच्च न्यायालय की शक्तियों को क्षेत्राधिकारों में बांटा गया है,
और उच्च न्यायालय अपनी शक्तियों का प्रयोग जिन क्षेत्राधिकारों में करता है उनको एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। पहला क्षेत्राधिकार लेते हैं हम, अभिलेख न्यायालय का क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 215। अभिलेख न्यायालय का क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 215। अनुच्छेद 215 में ये प्रावधान किया गया है कि राज्य उच्च न्यायालय जो होगा वो अभिलेख न्यायालय होगा। और अभिलेख न्यायालय का मतलब है कि उच्च न्यायालय जो भी निर्णय देगा उसके द्वारा दिए गए सभी निर्णयों को अभिलेख या रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा। इन निर्णयों को कानून या विधि की मान्यता दी जाएगी और इनकी अवमानना या उल्लंघन करने पर दंड देने का प्रावधान किया गया है। इनकी अवमानना या उल्लंघन करने पर दंड देने का प्रावधान होगा। तो सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय होता है। इन दोनों को अभिलेख न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं, क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं और दोनों जगह इसका मीनिंग सेम होता है। इसका मतलब दोनों जगह सेम होता है। इसका मतलब दोनों जगह सेम होता है और इसका मतलब होता है कि सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होता है, अर्थात इन दोनों के द्वारा दिए गए निर्णयों को अभिलेख या रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा। इनके द्वारा दिए गए निर्णयों को कानून की मान्यता दी जाएगी, अर्थात ये जो भी निर्णय देंगे वो अपने आप में विधि बन जाएगी, वो अपने आप में कानून बन जाएगा। इनका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, अवमानना नहीं कर सकता। इनका उल्लंघन या अवमानना करने पर दंड देने का प्रावधान किया गया है। दूसरा क्षेत्राधिकार है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या मौलिक क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 226 में दिया गया है। उच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या मौलिक क्षेत्राधिकार किसे कहते हैं? जिन मामलों की सुनवाई का प्रारंभ सीधे उच्च न्यायालय से होता है या उच्च न्यायालय जिन मामलों को प्रारंभिक रूप से सुनता है, सुनवाई का प्रारंभ उच्च न्यायालय से होता है, वो उच्च न्यायालय के प्रारंभिक या मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। और ऐसे अनेक मामले हैं जिनकी सुनवाई का प्रारंभ सीधे उच्च न्यायालय से होता है, जिनको लेकर हम उच्च न्यायालय जा सकते हैं इसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, जिनमें मुख्यतः राजस्व संबंधी मामले होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मूल अधिकारों के हनन से संबंधित मामले होते हैं। मूल अधिकारों का हनन होने पर हम सीधे उच्च न्यायालय जा सकते हैं। 5 प्रकार की रिटें मैंने आपको समझाई थी, बंदी प्रत्याक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पर रक्षा याचिका हम दायर कर सकते हैं। और उच्च न्यायालय मूल अधिकारों की रक्षा के लिए ये 5 प्रकार की रिट या लेख जो जारी करता है वो भी अनुच्छेद 226 के अंतर्गत करता है, अपने प्रारंभिक या मौलिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही करता है। इसका तीसरा क्षेत्राधिकार है अधीक्षण संबंधी क्षेत्राधिकार। अधीक्षण संबंधी क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 227 में दिया गया है। उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों का अधीक्षक होता है, सुप्रीडेंट होता है। उच्च न्यायालय से नीचे जो न्यायालय हैं, जिला एवं सत्र न्यायालय, दीवानी, फौजदारी, फास्टैग न्यायालय, इनको अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। और इन अधीनस्थ न्यायालयों का अधीक्षण संबंधी शक्ति उच्च न्यायालय को प्राप्त है। अधीक्षण संबंधी शक्ति का मतलब है कि उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों का अधीक्षक होता है, उनका निरीक्षण करता है, उनके कार्यों की जांच करता है, उन्हें निर्देश देता रहता है। इसी को अधीक्षण संबंधी शक्ति या क्षेत्राधिकार कहा जाता है। इसका चौथा क्षेत्राधिकार है उच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 228। अपीलीय क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 228 उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा, या हम यूँ कहें कि जिला एवं सत्र न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णयों की अपील सुनता है। हमारे यहाँ पर जिला स्तर पर जो जिला एवं सत्र न्यायालय है, जिला स्तर का जो सबसे बड़ा न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन कोर्ट, वो जो भी निर्णय देता है उसके द्वारा दिए गए निर्णय की अपील हम उच्च न्यायालय में कर सकते हैं। अगर हम जिला एवं सत्र न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो उसकी अपील हम उच्च न्यायालय में कर सकते हैं। और उच्च न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय की अपील सुनता है, ये उसका अपीलीय क्षेत्राधिकार है। अंतरण संबंधी क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 228 में अंतरण संबंधी क्षेत्राधिकार, अर्थात उच्च न्यायालय को अंतरण संबंधी क्षेत्राधिकार प्राप्त है। वो केसों का अंतरण कर सकता है, उनको अंतरित कर सकता है, अर्थात किसी भी केस को, किसी भी मामले को एक जिला न्यायालय से दूसरे जिला न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है, या एक उच्च न्यायालय से अपने स्वयं के पास भी
वो किसी केस को या मामले को स्थानांतरित कर सकता है। इसे अंतरण संबंधी क्षेत्राधिकार कहते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्राधिकार या न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी उच्च न्यायालय को प्राप्त है। उच्च न्यायालय आंशिक रूप से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। वह राज्य सरकार के द्वारा दिए गए निर्णयों का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। राज्य सरकार जो भी निर्णय देती है उनको हम उच्च न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। उच्च न्यायालय उनका न्यायिक पुनरावलोकन या समीक्षा कर सकता है। वर्तमान में भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय असम के अधीन सबसे अधिक 4 राज्य आते हैं: असम, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थित है। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 21 जून 1949 को जयपुर में हुई थी। 21 जून 1949 को। इसकी एक खंडपीठ जयपुर में स्थित है। जयपुर खंडपीठ की स्थापना 31 जनवरी 1977 को हुई थी और इसमें न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या या अधिकतम स्वीकृत संख्या 50 है। तो ये उच्च न्यायालय का टॉपिक था। उच्च न्यायालय के संबंध में जितनी भी महत्वपूर्ण बातें या जानकारी उच्च न्यायालय के गठन से संबंधित, उसकी स्थापना संबंधित, न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित या उसके क्षेत्राधिकार से संबंधित, उसकी शक्तियों से संबंधित, ये सारी जानकारी इसमें आ गई है।